हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में। इसमें हम जानेंगे ग्लैंड्स किसे कहते हैं, ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और इनका कार्य क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं हम ग्लैंड्स को। ग्लैंड्स क्या है? एक थैली है जो किसी पदार्थ को अपने अंदर इकट्ठा करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर फिर उस पदार्थ को आवश्यक अंग तक पहुंचा देती है। इसी को ग्लैंड्स बोलते हैं। इसके अंदर जो इकट्ठे पदार्थ होते हैं वो एंजाइम, हार्मोन्स, म्यूकस, सलाइवा, अम्ल आदि पदार्थ होते हैं। इसी को ग्लैंड्स बोलते हैं। ये जनरली 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 बहिस्रावी, नंबर 2 अंतःस्रावी, नंबर 3 मिश्रित। तो देखते हैं बहिस्रावी को। बहिस्रावी मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये अपने स्राव में एंजाइम को निकालती है और एंजाइम जो स्राव लक्ष्य अंग तक पहुंचता है वो नलिकाओं के माध्यम से पहुंचता है। तो जब कोई स्राव नलिका के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचता है तो फिर उसका रुधिर में टच होने का मतलब ही नहीं होता, इसीलिए रुधिर का संपर्क इसका होता नहीं है। तो ये एंजाइम नलिकाओं के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचता है। जैसे हम देखते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि की डक्ट जो होती है, नलिकाएं, वो हमारी मुख गुहा में खुलती हैं। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो होती हैं वो डक्ट उनकी मुख गुहा में खुलती हैं और मुख गुहा में सलाइवा निकलता है। 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनती है, लेकिन उस लार में ब्लड का संपर्क बिल्कुल नहीं, ना ही वो लार ब्लड में मिल रही है। वो बिल्कुल मुख गुहा में आके निकलती है जैसे थूक होता है, इसमें कोई ब्लड नहीं होता। तो पता लग जाएगा आपको सिंपल सा कि ये डक्ट के माध्यम से सलाइवा निकला हुआ। या फिर आंखों में हम देखते हैं लैक्रिमल ग्रंथि। तो लैक्रिमल ग्रंथि से जो आंसू निकलते हैं वो प्रतिदिन 2 ml आंसू बनते रहते हैं, कॉर्निया को तरलता प्रदान करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि दुख सुख की भावना में या फिर धुआं या फिर डस्ट आंख में डलने से ही आंसू निकलते हैं या रोने पर ही आंसू निकलते हैं। प्रतिदिन 2 ml भी बनते रहते हैं और उनका संपर्क रुधिर से नहीं होता, बिल्कुल अलग निकलते हैं। इसी के बाद हम देखेंगे त्वक की ग्रंथियां जो होती हैं, त्वचा में जो ग्रंथियां जिससे पसीना निकलता है, तो पसीने में भी कोई ब्लड नहीं या फिर पसीना ब्लड में नहीं मिल रहा, वो बिल्कुल बाहर निकल रहा। तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी का मतलब ये नहीं है कि ये ग्रंथि हमारी बाहर है शरीर से, ये भी शरीर के अंदर ही होती है, लेकिन इनका स्राव जो होता है वो डक्ट के माध्यम से किसी पार्टिकुलर अंग तक पहुंचता है। इसी को बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो ऐसी ग्रंथि सीबेसियस, सेरुमन, ये कर्ण की ग्रंथियां होती हैं जो कान में होती हैं, जिससे वैक्स बनता है, मोम जो निकलता है, जो जम जाता है कान में। इसके बाद लैक्रिमल, माइबोबियन, ये हमारी आंखों की ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि जो मुख गुहा में खुलती हैं। स्तन ग्रंथियां, दुग्ध जो निकलता है, तो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निकलता है। दुग्ध का भी स्राव एक ब्लड में नहीं मिलता, ब्लड से बिल्कुल अलग होता है, सिंपल सा एक अपना अलग है। इसके बाद यकृत, जठर ग्रंथि, आंतरिक ग्रंथि और त्वक ग्रंथियां, ये सब ऐसी ग्रंथि हैं जो बहिस्रावी हैं, जिनका स्राव डक्ट के माध्यम से और लक्ष्य अंग तक पहुंचता है, ये ब्लड में बिल्कुल नहीं मिलता। इसके बाद देखते हैं नंबर 2 जो आ जाएगा हमारा अंतःस्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी से पता लगता है कि इसका स्राव, अंतःस्रावी का मतलब ये नहीं कि ये ग्रंथि हमारी अंदर है और ये वाली ग्रंथि बाहर थी, ये भी बॉडी के अंदर ही है, लेकिन इसका स्राव जो हो जाता है, इसका स्राव क्या है? हार्मोन्स। जो ये पदार्थ को निकालती है उसको हार्मोन्स बोलते हैं और हार्मोन्स नलिका के माध्यम से नहीं निकलते, इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं होती है। इनका जो स्राव होता है वो ग्रंथि से निकलते के साथ ही ब्लड में मिल जाता है और पूरे शरीर में फिर संचरित हो जाता है। तो फिर नलिका की कोई आवश्यकता भी नहीं है इसमें। ऐसी ग्रंथि जैसे हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क का, अगर मस्तिष्क का डायनसिफेलोन भाग है, लेकिन ये ग्रंथि ना हो करके ये एक अंग है जो न्यूरोसेल्स से हार्मोन्स सीक्रेट करता है और ये सब हार्मोन्स ब्लड में मिलते हैं डायरेक्ट। ब्लड में मिलने के बाद पूरे शरीर में ये संचरित हो जाते हैं। जैसे पीनियल हो गया, पीयूष ग्रंथि होगी, थायराइड होगी, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, जनक, वृषण और अंडाशय, ये भी क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन सीक्रेट करती है और ब्लड में जाकर मिल जाते हैं, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हुए। अब ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन्स भी निकालती है उसको बोल देते हैं मिश्रित ग्रंथि, मतलब मिक्स ग्लैंड। जैसे कि ये है तो एंजाइम और हार्मोन्स निकाले इसने, या फिर बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का वर्क कर रही है। ऐसी ग्रंथि को जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का काम करती है, ऐसी ग्रंथि को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है, पैनक्रियास। अग्नाशय 2 प्रकार की सेल से मिलकर बनता है। एक तो 90% बहिस्रावी सेल हो जाती है इसमें और 10% अंतःस्रावी सेल हो जाती है। तो जो 90% बहिस्रावी सेल होती हैं वो सेम ऐसा वर्क करेंगी जैसे बहिस्रावी ग्लैंड्स वर्क कर रही है
और जो अंतःस्रावी 10% सेल्स होती हैं ये सेम ऐसा वर्क करेंगी जैसे अंतःस्रावी ग्लैंड्स वर्क करती है। आप देखें कि बहिस्रावी 90% एंजाइम स्राव कर रही हैं और ये नलिकाओं के माध्यम से एंजाइम निकल रहा है और इसका रुधिर का संपर्क कुछ नहीं होता, क्योंकि नलिकाओं के माध्यम से एक पार्टिकुलर स्थान तक पहुंच रहा है, तो रुधिर का संपर्क मतलब ही नहीं होता कि पाइप के माध्यम से इसका जूस जा रहा है। इसके बाद अंतःस्रावी जो 10% होती है वो सेम ऐसा वर्क कर रही है जैसा अंतःस्रावी ग्लैंड्स वर्क कर रही है। इसमें देखा होगा कि ये क्या निकाल रही है, ये हार्मोन्स को निकाल रही है और हार्मोन्स ग्रंथि से निकलते के साथ ही ब्लड में मिल जाता और ब्लड में मिलने का पूरे शरीर में संचरित हो जाता, तो नलिका की कोई आवश्यकता है ही नहीं इसमें, इसलिए अंतःस्रावी में इसमें नलिका नहीं होती है और रुधिर का संपर्क इसमें होता है। तो इस प्रकार से मैंने ग्लैंड्स बताया। उम्मीद है कि आप ग्लैंड्स बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।